प्यारे तलबा व तालिबात, मश्क नंबर 1.1 में पिछले 3 वीडियोज़ में हम बात कर चुके। अब उसके बाद मश्क नंबर 1.2 की बारी थी। चूँकि बीच में आने वाले कुछ टॉपिक्स यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कालबों के अक़साम, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो आप इसलिए इसको यूँ समझ लीजिए कि ये जो अगला आने वाला एक मश्क 1.2 है 1.2, 1.2 में ये चूँकि एक बिल्डिंग ब्लॉक की सी हैसियत रखता है, इसी वजह से इसको डिस्कस करना अगले चैप्टर अगले एक्सरसाइज को डिस्कस करने से बेहतर है। अगला मश्क शुरू करने से बेहतर यही है कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ लें। सो इन टॉपिक्स को अगर हम पढ़ेंगे तो अगला जो भी आने वाला मश्क होगा उसको गो थ्रू करना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है। सो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी बहुत ही जो है कि एक अहमियत के हामिल मौजू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को सिर्फ डिस्कस करना है, उसके बाद हमने 1.2 पे जाना है। ठीक है। सो अगर कालबों के अक़साम की बात की जाए तो पहला जो अक़साम है मेरे पास मैंने लिख के रखा है कि कतारी कालब जैसे किताब में भी लिखा हुआ है कतारी कालब। सो कतारी कालब में क्या है कि ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कतार हो। सो बिल्कुल इजी है कि ऐसा कालब जिसका सिर्फ एक कतार हो, ये एक डेफिनेशन के हिसाब से लिखा है कि ऐसा कालब सिर्फ एक कतार हो, और उसको डेफिनेशन के मुताबिक उसने मर्तबा भी दे रखा है कि और उसका मर्तबा 1/n हो। पिछले 3 वीडियो में वाज़े हम मर्तबा पे डिस्कस कर चुके हैं और मर्तबा बिल्कुल एक आसान ही मौजू है। ठीक है। रो बाय कालम है, रो बाय कालम के हिसाब से हम किसी भी कालब का मर्तबा मालूम करते हैं। सो इसी हिसाब से ये कह रहा है कि ऐसा कालब जिसका सिर्फ एक कतार हो और उसका मर्तबा 1/n हो। तो अगर उसको तो ये तो समझने में बिल्कुल आसान है कि इसको किस तरह समझा जाए, लेकिन अगर इसकी मैथमेटिकल फिगर मर्तबा को देखा जाए तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया गया है n1 एक जगह पे एक, उसके बाद बाय की जगह पे n दिया गया। हमें पता है कि मर्तबा में आने वाली पहली जो वैल्यू होती है वो होती है कतार की, और दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है कालम की। सो अगर बोथ ऑफ द डेफिनेशन को देखा जाए कि ये डेफिनेशन मैथमेटिकली शो कर रहा है, मैथमेटिकली अगर इसको रेडियत के हिसाब से देखा जाए या इसको अल्फाज में यूँ देखा जाए तो सेम, फिर भी सेम मान निकलते हैं, क्योंकि उसमें क्या कह रहा है कि इसमें एक कतार हो और उसका मतलब अब देखें उसके मर्तबे में देखें कि एक कतार हो और उसके मर्तबा को देखें कि कतार बाय कालम, कतार की जगह पे 1, इसने पर्टिकुलर वैल्यू 1 रखा है। मतलब ऐसा कालब जिसका अगर हम मर्तबा मालूम करें तो कतार वाली जगह पे एक आए, उस कालब को हम कतारी कालब कहते हैं। ठीक है। यानी ऐसे कौन से मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स की मैं मिसाल ले लूँ, ये एक कालब है, इस कालब की मैं मिसाल लेता हूँ, तो इस कालब में क्या है कि इस कालब में इसकी मिसाल लें तो इसका अगर हम मर्तबा मालूम करेंगे तो इसकी ये एक पर्टिकुलर केस है, एक मुख्तस केस है, एक स्पेशल केस है। इसी हिसाब से अगर इसका मर्तबा मालूम किया जाए तो इसका मर्तबा क्या बनेगा, मर्तबा का हमें पता है कि कतार बाय इस तरह शो करते हैं और इसका कालम शो करते हैं। ठीक है। कतार बाय कालम, तो इसका कतार भी एक है और कालम भी एक, इसी हिसाब से ये मर्तबा ये भी अब देखें कतार की जगह पे एक है, ये एक स्पेशल केस, इसी हिसाब से ये कतारी कालब का हिस्सा है। उसके बाद दूसरा अगर कोई भी एग्जांपल ले लूँ, सपोज मैं बी ले लेता हूँ। ठीक है। सो इसका अगर देखा जाए तो ABC, ठीक है, ये एक कालब है। इस कालब में अगर इस कालब का मर्तबा देखा जाए तो इस कालब का मर्तबा बनने वाला है 1/3, यानी 1 को इसी हिसाब से शो करते हैं 3। ठीक है, 3 हिसाब से, यानी इसका देखा जाए तो पहला हम लेते हैं कतार, दूसरा कालम लेते हैं। कतारों की तादाद कितनी है, यहाँ पर भी कतारों की तादाद है। मतलब जितनी भी आप ये लें, कितनी भी मैट्रिक्स ले लें, उसका जो मर्तबा बने वो मर्तबा सिर्फ एक जिसके मर्तबे का जो पहला जो हिस्सा हो वो 1 बने, तो उस मैट्रिक्स को हम एक कतारी कालब कहते हैं। ठीक है। ये भी कतारी कालब की मिसाल है। इसका अगर मर्तबा मालूम करेंगे तो इसका मर्तबा 1/3 बनेगा। ठीक है। कुछ भी ले लें, मतलब जहाँ पे ऐसा कालब जिसका मर्तबा 1/n हो, उससे उस वैल्यू जहाँ कतार की जगह पे 1 हो, हम उसे क्या कहते हैं, कतारी कालब कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर इस हिसाब से अगर दूसरा मिसाल, दूसरा जो किस्म है वो किस्म क्या है कि कालमी कालब, ये कतारी कालब के बिल्कुल बरक्स है। उसमें क्या था कि ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कतार हो, कतारी कालम कहलाता है, पिछले में था। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, जिसको इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स भी कहा जाएगा, कॉलमी कालब या कॉलम मैट्रिक्स, कालमी कालब, ऐसा कालब जिसका मर्तबा n/1 हो, सॉरी इसको मैंने n कर दिया, n/1 हो और उसमें एक कालम हो। ठीक है। ये तो हिसाब से ये अगर
तारुफ के हिसाब से देखा जाए ऐसा मर्तबा जिसमें सिर्फ एक कालम हो, बिल्कुल इजी समझने में आसान है कैसे सिर्फ एक कालम हो, ठीक है। इसका मर्तबा देखें तो n/1 हो, n/1 हो मतलब अब इसका कतारों से कोई ताल्लुक नहीं, अब इसका कतारों से कोई ताल्लुक नहीं, हाँ मगर कालम से ताल्लुक है। कालम का इसने पर्टिकुलर वैल्यू दिया, एक ख़ास वैल्यू दिया है, वो वैल्यू है 1। सो अगर पर्टिकुलर जगह पे अगर इसका मतलब इसका यही डेफिनेशन, यानी अगर जामे तरीके से इसको देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि ऐसा कालब जिसका अगर हम मर्तबा मालूम करें तो उसके मर्तबे में जो दूसरे नंबर पे आने वाली वैल्यू हो वो 1 हो, नंबर भी 1 हो, ठीक है। तो उस कालब को हम कालमी कालब कहते हैं। इसका मिसाल देखा जाए तो पहला मैं सेम मिसाल वही लेता हूँ, स्पेशल केस। उस स्पेशल केस में यानी स्पेशल केस इसी हिसाब से इसको स्पेशल केस कहता हूँ क्योंकि ये दोनों सीगों में आता है कि इसको कतारी कालम भी कहा जाए भी तो गलत नहीं होगा, अगर कालमी भी कहा जाए तो ये उसी में शुमार हो जाता है। ये दोनों कहीं पे अगर कोई भी मारूदी सवाल आए तो उसमें ये दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं दिए हुए होंगे, उसमें सिर्फ या तो ये कतारी कालब होगा या ये कालमी कालब होगा, क्योंकि ये दोनों किसी में आता है इसलिए मारूदी सवालात में नहीं होगा, लेकिन हाँ किसी ऐसे केस में हो सकता है, ठीक है। इसका अगर मर्तबा मालूम करते ये तो 1/1 है ही, आपको पता है ऑलरेडी, तो 1/1 यहाँ कालम की तादाद भी 1 है, 1/1 यहाँ कालमों की तादाद भी, कतारों की तादाद भी 1 है और कालमों की तादाद भी 1 है। उसके बाद अगर दूसरा देखा जाए तो दूसरा जो कोई एग्जाम्पल के हिसाब से कोई भी कालब देखा जाए तो 1 2 3 कोई कालब मैं लेता हूँ, ये एक कालब है, तो इसी कालब का अगर मैं मर्तबा मालूम करूँगा तो इसका मालब में कतारों की तादाद तो 3 है। उसके बाद अगर कालमों की तादाद को देखा जाए तो इसमें 1 कालम है, यानी ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है उसी कंडीशन को जो कंडीशन हमें दिया गया है। गिवन कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर किसी भी कालब का मर्तबा n/1 हो, n/1 हो मतलब इसके कतारों की तादाद कितनी है, n शो करता है किसी वेरिएबिलिटी को, मतलब यहाँ नंबर्स वेरिएबल हो सकते हैं, यहाँ कोई भी नंबर उससे हमें ताल्लुक नहीं है, लेकिन कालमों की तादाद में 1 होना चाहिए, कालम मतलब 1 होनी चाहिए, भाई कतारों की कितनी तादाद हो। वो पिछले वालों में कतारों की तादाद 1 थी, कालमों की तादाद कितनी हो, अब यहाँ क्या है कि कालमों की तादाद 1 हो, कतारों की कितनी भी तादाद हो, ठीक है। उसके बाद अगर तीसरा कोई भी एग्जाम्पल आप इसी हिसाब से ले लें, सो ABC का मैं लेता हूँ एग्जांपल, तो इसका अगर मैं मर्तबा मालूम करूँगा तो इसका मर्तबा यूँ बनेगा, सो कतारें कितनी हैं, कतारें इसके 3 हैं, कतारें 3 बाय कालम की तादाद 1 है, यहाँ पे भी कालम की तादाद, जहाँ पे जिस भी कालम के मर्तबे में कालम की तादाद 1 हो उसे कालमी मैट्रिक्स कहा जाएगा। ये प्रिसाइज डेफिनेशन है या इसकी जामी तारुफ है, ठीक है। अभी इस हिसाब से तीसरा जो टाइप है यानी तीसरा जो किस्म है उसमें क्या क्या है, मुस्ततीली कालब। मुस्ततीली कालब का मैंने किताब को छोड़कर एक जामे तारुफ बनाया। इसका तारुफ ऐसा है कि ऐसा कालब जिसका मर्तबा बराबर ना हो, तो ये उर्दू में डेफिनेशन तो आसान है, जिसका मर्तबा बराबर ना हो, लेकिन हमें चूँकि मैथमेटिकल पढ़ रहे हैं हम रियादियात को, तो रियादियात के हिसाब से देखेंगे। तो रियादियात के हिसाब से क्या है कि उसमें रियादियात के हिसाब से देखा जा रहा है कि उसका मर्तबा m/n हो। तो हमें पता है कि m/n हर कालब का मर्तबा m/n ही होता है, लेकिन इसमें स्पेशल केस ये है कि m बराबर ना हो n के। m बराबर ना हो n के मतलब कि यहाँ पे कतार की तादाद, m तो कतार को शो कर रहा है, कतार की तादाद कभी भी बराबर ना हो, ये बराबर नहीं की निशानी है, ठीक है। ये बराबर है की निशानी है। उसके बाद अगर बराबर की निशानी पे कट लगा हो तो ये बराबर नहीं की निशानी, ये बराबर नहीं है, यानी कतार की तादाद बराबर ना हो कालम के। जिस कालम में कतार की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो उसको मुस्ततीली कालम कहा जाएगा। बिल्कुल ये ईजी है। अगर इसके बाद अगर कोई भी मिसाल देखा जाए, मैं कोई भी मिसाल लेता हूँ, उसमें लिखता हूँ 1 2 3 और 4 5 6। इसी हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो इसका पहले मर्तबा मालूम करेंगे। हमने पहले तो अगर पहचान करनी हो तो हमने देखना है ये कतारी कालब तो है नहीं क्योंकि इसमें एक कतार नहीं है, ये कालमी कालब भी नहीं है क्योंकि इसमें एक कदम है। उसके बाद हम देखेंगे क्या ये मुस्ततीली कालब है। मुस्ततीली कालब का हमें पता है कि इसका मर्तबा कभी भी बराबर नहीं होगा। अगर इसका मर्तबा देखेंगे मर्तबा में क्या है कि हम पहले 12 मर्तबा को डिस्कस कर चुके हैं कि मर्तबा कतार बाय कालम होता है। तो कतारों की तादाद को देखा जाए तो कतारों की कितनी तादाद है, एक कतार की तादाद, 2 कतारों की, कतारों की कितनी तादाद, कतारों की तादाद 2 है। उसके बाद कालमों की तादाद 1 2 3 कालमों की तादाद है, ठीक है, कालमों की तादाद। उसके बाद बाय लिखते हैं सेम, उसके बाद कतारों की तादाद, यानी ये एक मर्तबा है लेकिन m/n इसको कहते हैं, m ये n, तो m और n की वैल्यू तो बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है 2, यहाँ पे है वैल्यू 3, 2 3 की कभी भी बराबर नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि ये कालब एक मुस्ततीली कालब है, ठीक है, ये कालब मुस्ततीली कालब। उसी हिसाब से अगर दूसरा कोई भी मिसाल लें, अब इस हिसाब को मैं यहाँ पे एक मिसाल लेता हूँ 2 - 1 2 3 2 लेता हूँ 4 और 5। इसका अगर मैं मर्तबा देखूँ
तो इसका मर्तबा कैसे बनेगा, इसका मर्तबा बनेगा कतार बाय कॉलम। तो कतारों की तादाद कितनी है, 1 2 3 कतारों की तादाद है। कतारों की तादाद हमने 3 रख दिया, बाय को सेम रख दिया, बाय का एक अलामत है, ठीक है। उसके बाद अगर कॉलम की तादाद को देखा जाए तो एक दूसरा कॉलम कि दो, कितने कॉलम हो गए, 2 कॉलम। उसमें एम की तादाद ये एक आर्डर है, एक मर्तबा है, लेकिन 3 की तादाद 2 के बराबर नहीं है, 3 2 से बड़ा है। इसी हिसाब से अगर मर्तबा बराबर ना हो तो हम इसे कहते हैं कि मुस्ततिल। उसके बाद एक ट्रिक है जिसे समझने का कि अगर आप उस कॉलम को फिजिकली शेप के हिसाब से देखेंगे तो वो कॉलम एक मुस्ततिली शेप, जिसको हम पढ़ चुके हैं कि जिसके आमने सामने वाले अजला की तादाद बराबर हो, तो ऐसे हिसाब से एक शेप बनाएगा जिसे हम मुस्ततिल कहते हैं। तो इसका शेप भी इससे मिलता जुलता होगा, इसी वजह से हम इसे मुस्ततिल कॉलम भी कह सकते हैं। उसको देखकर भी हम ये अंदाज़ा लगा लें कि एक मुस्ततिल कॉलम है, चूँकि इसकी जो फिज़िकल शेप है, बज़ाहिर जो नज़र आने वाली शक्ल है, वो एक मुस्ततिल से मिलती जुलती है, ठीक है। उसके बाद चौथी मिसाल है। चौथी मिसाल में क्या है कि मुरब्बई कालब। मुरब्बई कालब ये बिल्कुल बरक्स है तीसरी मिसाल मुस्ततिल कालब की, जिसमें हमने पढ़ा था कि कालब में कालमों की तादाद कतारों की तादाद के बराबर नहीं। तो स्क्वायर कालब में बिल्कुल उसके बरक्स पढ़ेंगे कि ऐसा कालब जिसका मर्तबा बराबर हो, जिसका मर्तबा बराबर हो मिन कतारों की तादाद उसके कालमों की तादाद के बराबर हो। यानी अगर आप किसी इंग्लिश बुक में या इंग्लिश मैथमेटिक्स में देखोगे तो उसमें लिखा जाएगा कि m बाय n वेयर m इज़ इक्वल टू n। यानी अगर आप उसको इसको उर्दू में देखेंगे तो ये बिल्कुल उर्दू में भी यही सेम m बाय n बनेगा, m बाय n। तो सो यहाँ लिखा होगा कि जहाँ m इज़ इक्वल टू n, जहाँ m इज़ इक्वल टू n, यानी m किस चीज़ को शो कर रहा है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि m कतारों की तादाद को शो कर रहा है, कतार के बाद उसके बाद कॉलम की तादाद, यानी कालब की ऐसी अक़साम, यानी कालब की ऐसी किस्म जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर हो, उस कालब को हम मुरब्बई कालब कहते हैं। उसके बाद एक मिसाल लेते हैं, मिसाल से शो करेंगे। मिसाल से शो करने का हमने एक पहले भी एक स्पेशल केस लिया, अब उसी स्पेशल केस को मैं यहाँ लेता हूँ। स्पेशल केस किस चीज़ को शो कर रहा है यहाँ देखें, तो स्पेशल केस वाले का अगर हम मर्तबा देखें इसका, तो मर्तबा इसका 1 बाय 1 बन रहा है। तो 1 बाय 1 यानी m की नंबर n की तादाद के बराबर है, तो m इज़ इक्वल टू n के बराबर है। तो ये जो मर्तबा है ये किसी ये इसको क्या कहते हैं, ये मुरब्बई कालब का एक किस्म है, ठीक है। मुरब्बई कालब इसे कहा जाएगा। जहाँ पे यानी अगर MCQ में कोई भी क्वेश्चन हो, यानी अगर ये तो आपको पता है कि ये कालमी भी है कालब भी है, जहाँ पर कालब और कालम ना हो, कालमी और कालबी मैट्रिक्स की मिसाल ना हो, तो वहाँ मुरब्बई कालब लिखा हो, फिर वो मुरब्बई कालब के हिसाब से है, क्योंकि हमें पता है ना कि मुरब्बा कालब में कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर होती है। यहाँ अगर इसका मर्तबा देखें तो कतारों की तादाद भी एक है, कालमों की तादाद भी है, किसी हिसाब से ये इसी को बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। उसके बाद मिसाल नंबर 2 को देखते हैं। सो मिसाल नंबर 2 में कोई भी मैं ऐसा मिसाल लेता हूँ, ABCD का सपोज मैं मिसाल लेता हूँ इस कालब का। तो इस कालब के अगर हम मर्तबे की बात करें तो इसका मर्तबा कैसे बनेगा, मर्तबा हमें पता है कि कतार बाय कालम बनती है। कतारों की कितनी तादाद है, 1 2 कतारों की तादाद है, तो 2 बनेगी कतारों की तादाद, बाय को सेम। अगर उसमें कालम की तादाद को देखा जाए 1 2 कालम, उसके बाद 2 कालम, यानी ये एक मर्तबा तो है, लेकिन मर्तबा के हिसाब से इसके कतारों की तादाद, कतार की तादाद उसके कालम की तादाद के बिल्कुल बराबर है। यानी कतारों की तादाद जहाँ कालमों की तादाद के बराबर हो उसमें मुरब्बई, उसको हम मुरब्बई कालब कहते हैं। सो अगर आप उसी ट्रिक को भी आजमाएं तो उसमें कैसा होगा कि आप उसको अगर बज़ाहिर किसी शक्ल से देखेंगे तो वो मुरब्बा के बराबर, मुरब्बा के किसी शक्ल वाला होगा, जैसे हमने पिछले क्लास में पिछले जो टाइप किस्म में हम डिस्कस किया कि उसका जो बज़ाहिर वाला शक्ल होगा मुस्ततिल से मिलता जुलता होगा, और इसका जो बज़ाहिर शक्ल होगा वो मुसल्लिस से मिलता जुलता होगा। उसी हिसाब से अगर पांचवा किस्म कौन सा है कि सिफरी कालब। सिफरी कालब बिल्कुल आसान है, उसमें भी लिखा भी हुआ है किताब में, एक ऐसा कालब जिसका हर रुकन सिफर हो, ऐसा कालब जिसका हर रुकन सिफर हो, और उसी ओ यानी यहाँ पे सिफर लगा होगा, सिफर m बाय n से शो किया जाता है। मतलब m बाय n, सिफर m बाय n का मतलब ये है कि उसके तमाम रुकन हो वो सिफर हों, और m बाय n सिर्फ एक मर्तबा दिया गया, कोई ख़ास कंडीशन नहीं दी गई, कोई खास शराइत नहीं दी गई। मतलब इसमें पहला शर्त यह है कि कालब के हर रुकन का सिफर होना लाजिम है, और उसका मर्तबा कोई भी हो। m बाय n ये शो कर रहा है कि सिफर के बाद उसका मर्तबा कोई भी हो, हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे सिफरी कालब कहेंगे। जैसे कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं, 0 0 0, ये एक सिफरी कालब है, इसका मर्तबा जो भी हो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये मिसाल लेते हैं 0 0 0 0, इसका मर्तबा, इसका टाइप कोई भी हो, मर्तबा कोई भी हो, लेकिन यहाँ सिफरी हो, तो इसका मिसाल ऐसा ये हरगिज़ नहीं कि कोई मिसाल किसी एक को फ़ारिग करे तो अगर किसी एक को सेटिस्फाई करे तो दूसरा उसमें
इसमें से फारिग है, ये कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप इसको देखें तो सिफरी मैट्रिक्स तो है, उसके बाद आप कहेंगे कि ये मुरब्बई मैट्रिक्स भी है, हाँ ये मुरब्बई मैट्रिक्स है, मुरब्बई भी है, ये सिफरी भी है, दोनों सीखों में आता है। लेकिन कभी भी अगर आपको MCQ टाइप्स के क्वेश्चन हो तो यहाँ पे कभी भी दो टाइप्स कभी भी इकट्ठा नहीं पूछेगा, यानी ये ऐसा नहीं कह सकता कि ये सिफरी कालब भी है और ये मुस्ततिल कालब, दो ऑप्शन दिए गए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ये मतलब ऐसे हो सकता है कि एक कालब मुख्तलिफ सीओ को मतलब सेटिस्फाई करे, मुतमैन करे। ये कालब ज़ीरो मैट्रिक्स को भी करता है, यानी सिफरी कालब को भी शो कर रहा है, और ये मुरब्बई कालब को भी शो कर रहा है। ठीक है, हमने अभी सिफरी कालब पढ़ना है कि उसका हर रुकन सिफर हो, उसका मर्तबा कोई भी हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक सिफरी कालब कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर छठे टाइप पे आते हैं तो छठे टाइप में क्या है कि वितरी कालब कह रहा है। सो वितरी कालब में क्या है कि ऐसा कालब जिसके अरकान के जिसके वितरी अराकीन में गैर सिफर एक कम अज़ कम एक गैर सिफर मौजूद हो और बाकी सारे सिफरी अरकान हों। सो इसमें ये एक कॉम्प्लेक्स केस है, या इसे यूँ कहा जाए कि इसको समझने के लिए थोड़ा अटेंशन दरकार होगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें एक नया जो कॉन्सेप्ट है, एक नज़रिया है, वो आपके लिए क्या है कि वितरी कालब वितर किस हिसाब से होगा। सपोज इस बात को, अब इसमें दो कंडीशंस दिए हैं, इसमें इस जो भी कालब हो इसको सेटिस्फाई करने के लिए इसके दो कंडीशन। पहला कंडीशन तो ये है कि कोई भी कालब, किसी भी कालब का वितरी कालब होने के लिए, किसी भी कालब का वितरी कालब होने के लिए पहला शर्त ये है कि वो कालब एक मुरब्बई कालब हो। क्या हो? एक मुरब्बई कालब हो, ये शर्त है पहला, कि वो कालब एक मुरब्बई कालब हो। दूसरा शर्त ये है कि जो शर्त ये बता रहे उसी हिसाब से कि कम अज़ कम एक गैर सिफर हो, एक गैर सिफर हो। यानी कभी भी इसको मुरब्बई हम इसलिए कहते हैं क्योंकि मुरब्बा में ही डायगोनल यानी वितर क्या है, वितर को देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ कोई भी अगर मुरब्बा हो तो मुरब्बे के किसी एक कोने से, यानी इसके राइट कोने से उसके लेफ़्ट से उसके राइट कोने की तरफ एक लाइन आती है, उसे हम कहेंगे वितरी। सो अगर मुरब्बा में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट पाया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कालबों में भी, मुरब्बई कालब में ये कॉन्सेप्ट पाया जाएगा। ठीक है, बाकी कालबों में ऐसा कोई भी कालब नहीं होगा कि जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, अगर इसके मिसालों को देखा जाए तो इसमें मिसाल नंबर ए इसमें मैं ले रहा हूँ। सो इसमें क्या है कि बाकी तमाम जो अराकीन हैं वो गैर सिफर हैं, बाकी तमाम अराकीन सिफर होना चाहिए, लेकिन उसके डायगोनल, इसको इंग्लिश में डायगोनल, वितर को इंग्लिश में डायगोनल कहा जाएगा, यानी वितर के अराकीन में कम अज़ कम एक नंबर गैर सिफर हो। याद रखना, कभी भी वितर को हम उल्टा नहीं लेंगे। मैंने कहा कि लेफ़्ट कोने से लेकर उसके राइट कोने तक, उसके लेफ़्ट साइड जो पास है उसके हिसाब से, राइट साइड के पास के हिसाब से कॉर्नर के जो वैल्यूज हों उसे वितर कहा जाएगा। कभी भी इस तरह नहीं होगा कि अब ये फ़र्ज़ करें आप इसको ले लिया तो यहाँ पे वितर कर दिया तो यहाँ पे भी वितर होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। वितर सिर्फ इस साइड वाले को कहा जाएगा। ठीक है, उस साइड को गैर वितरी कहा जाएगा, जिसे एंटी डायगोनल इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, इसके ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं रखना दिमाग में कि यहाँ पे भी वितर है, कभी भी नहीं। वितर सिर्फ एक साइड का है कि इस कॉर्नर से लेकर इस कोने तक जो भी वैल्यूज आती हैं वो वितरी अराकीन, और वितर का कॉन्सेप्ट सिर्फ मुरब्बा में पाया जाता है। इसी हिसाब से मैंने कहा कि इसके लिए पहला शर्त यह है कि कालब का मुरब्बई कालब होना लाजिम है। बाकी तमाम सिफर हूँ अराकीन, बाकी तमाम अराकीन ये सिफर है, जिसको इंग्लिश में एंट्रीज भी कहा जाता है। बाकी तमाम अराकीन सिफर हैं, लेकिन उसके जो वितर अरकान में कम अज़ कम एक गैर सिफर हो, कम अज़ कम एक गैर सिफर हो। यहाँ पे भी अगर गैर सिफर हुआ तो तब भी ये वितरी कालब कहलाएगा, मतलब कम अज़ कम गैर सिफर हो। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी गैर सिफर वैल्यू हो सकती हैं, ये एक क्या है, ये एक वितरी कालब है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी दूसरा कोई एग्जाम्पल देखा जाए तो दूसरे एग्जाम्पल में मैं कुछ भी ले लूँ। ठीक है, इसमें ऐसा लूँगा कि 300 इसको कह दें। ठीक है, ये एक मुरब्बई कालब है, इसका मुरब्बई कालब होना शर्त है, क्योंकि मुरब्बई कालब इस हिसाब से क्योंकि इनके कालमों की तादाद इसके कतारों की तादाद के बराबर है। लेकिन यहाँ पे मैंने मिसालों को ऐसा लिया कि बाकी तमाम गैर सिफर हैं, लेकिन इसके जो डायगोनल हैं यानी इसके वितरी अराकीन हैं वो गैर सिफर। अब मैंने तमाम गैर सिफर लिए, तमाम गैर सिफर इसलिए लिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था कि कम अज़ कम एक गैर सिफर हो। ज़्यादा से ज़्यादा इसके वितरी अराकीन में कितने भी गैर सिफर हों फिर भी वो वितरी कालब ही कहलाएगा, ये भी एक वितरी कालब
कालब की मिसाल है। मतलब डायगोनली, मतलब ये वितरी अराकीन, वितर सिर्फ इस साइड को कहा जाएगा, इस साइड को कभी भी आप वितरी नहीं कह सकते, इसको गैर वितरी कह सकते हैं, जिसको मैंने इस हिसाब से लिया कि जिसको इंग्लिश में इसको कहा जाएगा डायगोनल, तो इसको एंटी डायगोनल कहा जाएगा। अगर उर्दू में इसे वितरी कहते हैं तो इंग्लिश में भी उसे उर्दू में दूसरे हिसाब इसको गैर वितरी कहते होंगे, इसी हिसाब से मैंने गैर वितरी कहा। लेकिन कुछ भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसको गैर वितरी कहा जाए, कोई और नाम भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश के हिसाब से ये है कि इसको अगर एक को डायगोनल कह रहा है तो दूसरे को वो एंटी डायगोनल कह रहे हैं, ठीक है। सो डायगोनली हमने बात करना है, हमने एंटी डायगोनली बात नहीं करना, यानी इस साइड वाले को बात करना है, इस साइड वाले को हमने तस्वर नहीं करना कि इस साइड में कितने भी जो वैल्यूज़ हैं वो गैर सिफर, बाकी तमाम गैर सिफर हूँ, लेकिन डायगोनल वितर में जो तमाम आने वाले उसमें कम अज़ कम एक, यहाँ अगर बीच में ज़ीरो आ गया तो भी चलेगा, अगर यहाँ पे भी आ गया तब भी ये वितरी है, लेकिन तमाम अगर वितर में गैर सिफर हैं तब भी ये इसी को बिल्कुल मुतमईन कर रहा है, ठीक है। अगर आप थर्ड एग्जांपल ले लें तो थर्ड एग्जांपल, अगर एग्जांपल लें तो एग्जांपल में ये बात याद रखें कि इसका डायगोनल का होने के लिए इसका मुरब्बा होना शर्त है। इसी हिसाब से अगर यहाँ ज़ीरो ले लें, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो भी ले लें, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, बाकी तमाम अगर ज़ीरो ले लें, सो बाकी तमाम अगर, लेकिन इसके एंट्री अराकिन में पहले एंट्री को मैंने क्या किया, पहले अराकिन को मैंने गैर सिफर कर दिया, ठीक है। गैर सिफर हर जगह पे नहीं किया, सिर्फ वितर के अराकिन में से एक को गैर सिफर करे, वितर के अराकिन में मैंने एक को कर दिया। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, जो मैंने मिसाल नंबर 2 में आराम से इसमें समझा दिया था, ठीक है। उसमें से अब जो मिसाल है, अब जो इसका एग्जांपल है उसमें 5वां, ये छठा टाइप है, ठीक है। छठा टाइप में क्या है कि इसमें कह रहा है कि स्केलर कालब। स्केलर कालब कैसा है कि स्केलर कालब ऐसा कालब जिसमें वितर के अराकीन गैर सिफर हों और एक जैसे हों। अब हमने पहले पढ़ा था कि वितर के कालब एक जैसे हों मगर गैर सिफर कोई भी हो तो उसके हम गैर सिफर हो, उसकी जो मैग्नीट्यूड यानी उसकी तादाद कितनी भी हो उसे कहा जाएगा वितरी। लेकिन उसमें एक स्पेशल केस है कि वितर में अगर तमाम जो आने वाले एक ही नंबर हों तो इसे कहा जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। उसके लिए हमने पढ़ा था कि इसका अब वितर की बात हो रहा है तो वितर की बात होने के लिए कालब का मुरब्बा होना तो शर्त है, इसी हिसाब से मुरब्बा होना शर्त है। तो मैंने फिर से वही मुरब्बे मिसाल ले रहा हूँ। तो यहाँ मैं सपोज उसको यहाँ के से शो किया गया है, किताब में अगर देखा जाए तो उसको के से शो किया जा रहा है। इसको के से इसलिए शो किया गया, इसमें बताया गया कि बाकी गैर सिफर हों लेकिन यहाँ डायगोनल बाकी सिफर हों लेकिन वितरी जो है वो गैर सिफर हों। तो हमने पहले पढ़ा था वो वितरी अराकिन है, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस है कि गैर सिफर तो हूँ लेकिन गैर सिफर के साथ साथ ये एक नंबर भी हूँ मैग्नीट्यूड में, यानी यह के को शो किया गया मतलब इसकी मैग्नीट्यूड एक हो। इसी हिसाब से मतलब अगर मैं इसको नंबर के हिसाब से शो करूँगा के को तो यहाँ 2 होना चाहिए, 0 0, अब यहाँ पे भी यहाँ इसी हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर उसको देखा जाए तो के को मैंने अब रिप्लेस किया 2 के साथ, के को मैंने अगर रिप्लेस किया 2 के साथ का मतलब यही है कि डायगोनली यानी इसको अगर वितरी हिसाब से देखा जाए तो वो गैर सिफर तो हैं ही, लेकिन इसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अगर एक ही नंबर वितर के अराकीन में आ रहा हो तो हम इसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन उसमें एक शर्त और भी है कि जो भी स्केलर में आने वाले गैर सिफर तो हूँ लेकिन एक जैसे हूँ तो फिर और स्पेशल केस है कि उसमें जो स्पेशल केस में यही है कि 1 ना हो। अगर उसमें 1 एक जैसा आ रहा है, यानी इसमें अगर मैं इसको अगर वाज़ी करके समझा रहा हूँ तो इसमें यह 1 आ रहा है। सो आप इसलिए ये नहीं कहना कि ये एक, सो ये कहेंगे कि आप कहेंगे कि बिल्कुल ये गैर सिफर बाकी तमाम सिफर हैं लेकिन इसके डायगोनल यानी वितरी अराकीन में गैर सिफर आ रहा है तो ये वितरी तो है ही। वितर के बाद आप उसे कहेंगे कि एक जैसे भी हैं, ये स्केलर भी है। तो उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसका भी एक मिसाल है, टाइप है कि अगर वितरी अराकीन हों गैर सिफर, अगर एक जैसे भी हों, लेकिन अगर नंबर एक पर्टिकुलर दिया गया तो इसको आप मैट्रिक्स स्केलर नहीं बल्कि इसका एक और एग्जाम टाइप है, इसको कहा जाएगा वाहदानी। इसके क्या कहेगा, वाहदानी कालब कहा जाएगा। ये एक अगला जो टॉपिक अगला जो किस्म आने वाला था वो यही था, लेकिन मैंने इसको इसमें मर्ज कर दिया, इसको एक ही करके समझाया क्योंकि मैं अगर इसको 2 करके समझाता तो ये आपके लिए समझना डिफ़िकल्ट हो जाता। इसलिए मैंने कहा कि अगर स्केलर कालब में हमने वितर में क्या देखना था, वितरी कालब में हमने देखना था कि बाकी तमाम सिफर हूँ लेकिन जो वितर में आने वाले अराकीन हैं वो गैर सिफर हूँ। तो उसके बाद हमने स्केलर में क्या देखा कि स्केलर में देखा कि बाकी तमाम सिफर हूँ लेकिन इस जो मैट्रिक्स जो वितर में आने वाले हैं वो गैर सिफर तो हूँ लेकिन
मिकदार में एक जैसे भी हों तो उसे कहा जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन में मैंने क्या रखा, सवा में मैंने मासा में ये रखा कि एक ना हो, एक के बाद जो वित्र में आने वाले तमाम हो एक हों। अगर फ़र्ज़ करें आप इसमें देखा जाए तो इसमें 3 भी हो सकता है, 3 लें आप, कुछ भी ले लें, लेकिन यहाँ कभी भी एक ना हो। अगर एक इसके डायगोनल एंट्रीज में आ जाता है नंबर 1 तो फिर ये स्केलर नहीं रहेगा बल्कि ये एक वाहदानी कालब बन जाएगा। बाकी तमाम जो है एक जैसे, ये तो बाकी सिफरी भी है, ये तो वितरी भी है, लेकिन वितर के बाद ये एक ऐसा टाइप है कि इसमें तमाम जो वितर में आने वाले अराकिन हैं वो एक जैसे हैं। अगर वितर में आने वाले तमाम अराकिन एक जैसे हों तो वो स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा मासवा इसके कि वो एक ना हो। अगर एक आ गया तो ये वाहदानी कालब बन जाएगा। ठीक है, अगर ये वाहदानी कालब, अगर फ़र्ज़ करें कि किसी जगह पे अगर ये वाला मिसाल दिया गया है लेकिन यहाँ वाहदानी ना हो तो फिर वहाँ स्केलर होगा, फिर वहाँ स्केलर सही होगा। ठीक है, लेकिन बाद औक़ात कभी भी ऐसा नहीं होगा। वहाँ अगर एक वितरी अराकिन में है तो वो बिल्कुल इसी को शो करेंगे कि वो एक वाहदानी कालब ही है। ठीक है, उसके बाद 2 मिसालें रहती हैं। 2 मिसालें हैं कौन सी, इसकी साइमेट्रिक और इसकी साइमेट्रिक। सो साइमेट्रिक और इसकी साइमेट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी और कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रांसपोज। ठीक है, उस टाइप को पढ़ने के लिए आपको ट्रांसपोज का पढ़ना लाज़िम है। अगर ट्रांसपोज पढ़ेंगे तो ही उसको समझ पाएंगे, वरना नहीं समझेंगे। इसलिए मैं पहले आपको ट्रांसपोज सिखाऊंगा, उसके बाद उस ट्रांसपोज के बाद 2 टाइप्स की हम डेफिनेशन सीखेंगे। हम बाकियों के डेफिनेशन अभी सीख चुके। ठीक है।